हम कोई भी मशीन बनाते हैं तो उसमें पार्टों को जोड़ने के लिए भाई मशीन एक बार में तो बन नहीं जाएगा, हम उसके क्या बनाएंगे, अलग अलग पार्ट बनाएंगे और उन पार्टों को जोड़ के एक पूरे मशीन का निर्माण करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए हमने बाइक बनाया है, बाइक बनी है तो वो अलग अलग पार्टों से मिल के बनी है और उन पार्टों को जोड़ने के लिए हम जिन युक्तियों का प्रयोग करते हैं, आपस में उन पार्टों को जोड़ने के लिए जिन युक्तियों का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फास्टनर या बंधक। तो उन्हीं युक्तियों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, पहले उसको देख लेते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ लिया है की के बारे में, ठीक है, पिन कॉटर के बारे में, पिन और काटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। और क्या पढ़ लिया है, की पढ़ लिया, पिन कॉटर पढ़ लिया। एक टॉपिक हम लोगों ने बोल्ट का पढ़ लिया। बोल्ट में हम लोगों ने बेसिकली क्या देखा था, फाउंडेशन बोल्ट देखा था। अब जो टॉपिक बचे हैं जो हम आज इस लेक्चर में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। तो टॉपिक हमारा बचता है नट, ठीक है, ये जो मैंने फिगर बनाए हैं सभी नट के हैं, नट का टॉपिक है, वाशर है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद है हमारा स्टड, ठीक है, स्टड भी हमारा क्या है, एक फास्टनिंग डिवाइस है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्क्रू की और लास्ट में हम लोग देखेंगे स्प्रिंग, ठीक है, लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे, स्प्रिंग। तो ये 3 तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कवर कर लिए थे। तो आज हमको जो ये 5 जो टॉपिक हैं इनको पढ़ना है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ में छोड़ने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ अपनी तरफ से, सभी चीज़ें जहाँ से अगर एक भी प्रश्न बना है तो उसको मैं आपको कराने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि इसको नाम इसीलिए दिया गया है फिटर थियरी फुल कोर्स। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ये जो क्लासेज है निश्चित ही मदद करेंगी। तब आइए अब हम लोग पढ़ते हैं नट के बारे में। जैसा कि आपको पता है बोल्ट के साथ नट का उपयोग होता है, तो सबसे पहला प्रश्न नट से ही बनता है कि नट एक कैसा फास्टनर है। तो नट एक अस्थायी फास्टनर है, यानी कि टेम्परेरी फास्टनिंग है। टेम्परेरी फास्टनिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आइए अब हम लोग देखेंगे जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, टाइप्स ऑफ नट, यानी कि नट कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। पॉइंट वाइज सभी चीज़ों को आप जो है लिखते जाइएगा, ठीक है। तो पहला जो है हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ नट में पहला जो हेडिंग डाल लीजिए वो क्या हो गया, हेक्सागोनल नट, ठीक है, हेक्सागोनल नट, ठीक है। ये वाला जो हमारा नट है, ये जो नट दिखाया गया है ये, ठीक है, ये इसका जो है साइड व्यू है या आप फ्रंट व्यू कह सकते हैं इसको, और ये क्या है, ये इसका टॉप व्यू है, क्योंकि साइड और फ्रंट इसका दोनों क्या रहेगा, दोनों व्यू एक ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉप व्यू हो गया। तो ऐसा होता है कुछ हमारा हेक्सागोनल नट। अब इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, साधारण कार्यों के लिए, साधारण कार्यों के लिए, सभी को पता है। अब दूसरी जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है, जो प्रश्न है कि इसके अंदर कौन सा थ्रेड कटा होता है, तो इसमें वी थ्रेड कटा होता है, इसमें वी थ्रेड होता है, ठीक है, वी थ्रेड कटा होता है। आप जो भी जैसे भी चाहिए लिख लीजिए, ठीक है। इसमें कौन सा थ्रेड होता है, वी थ्रेड होता है। मैंने आपको स्क्वायर थ्रेड और वी थ्रेड पढ़ाया है, तो इसमें कौन सा थ्रेड होता है, वी थ्रेड होता है। तीसरा जो प्रश्न कहाँ से बनता है कि देखिए जब हमने हेक्सागोनल नट बनाया तो कुछ इस तरीके से नहीं होता है, ठीक है, यानी कि ऐसे नहीं रहता है। हम लोग क्या करते हैं, इसके सिरों पर चैम्फरिंग करते हैं ऐसे, ठीक है। इसके एजेस को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, चैम्फरिंग कर देते हैं, जिससे ये हमें हार्म ना पहुंचाए हमको, क्या करते हुए, फास्टनिंग करते समय। तो ये देखिए ये जो चैम्फरिंग हम लोग करते हैं, ठीक है, ये चैम्फरिंग करते हैं, इसका एंगल पूछता है कि हेक्सागोनल नट के सिरे जो चैम्फर्ड किए जाते हैं वो कितनी डिग्री पर किए जाते हैं, तो वो किए जाते हैं 30 डिग्री पर, ठीक है। ये जो प्रश्न जो है पूछा जाता है कि आप यहाँ पे लिख लीजिए, इसके सिरे 30 डिग्री पर चैम्फर्ड होते हैं, ठीक है। और चैम्फरिंग ऑपरेशन हम लोग किस पे कर सकते हैं, लेथ पर भी हम लोग चैम्फरिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसके सिरे 30 डिग्री पर चैम्फर्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप 3 पॉइंट आपको हेक्सागोनल नट से याद रखने हैं। और अगर मटेरियल की बात करें तो मुख्यतः माइल्ड स्टील के जो है बनाए जाते हैं। दूसरा जो नट क्या होता है, दूसरा है स्क्वायर नट, ठीक है। अब ये स्क्वायर नट आप लोगों ने देखा ही होगा, ये मैंने बना दिया है सिंपल फिगर, इसका टॉप व्यू मैंने नहीं बनाया, टॉप व्यू बनाएंगे तो थोड़ा ऐसे स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर नट तो इसका उपयोग कम किया जाता है, इससे आप एक ही बात याद रखिए कि इसमें वी थ्रेड कटी होती है,
वी थ्रेड कटी होती है। ठीक है, अब आइए हम लोग अगले नट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है डोम्ड कैप नट। ठीक है, ये जो हमारा तीसरा वाला नट है, ये कौन सा नट है? ये है डोम्ड कैप नट। इसका यूज हम लोग देखेंगे। तीसरा लिखिए डोम्ड कैप नट। ठीक है, या इसी को हम लोग डोम नट भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डोम नट भी बोलते हैं। तो जहाँ पर हमको ऐसी आवश्यकता है, ऐसे मशीन पार्ट में यूज करना है जहाँ पर हम ये चाहते हैं कि जो हमारा ये बोल्ट है इससे बाहर ना निकले। ठीक है, तो वहाँ पे इसका उपयोग करते हैं। और साथ ही इसका फ़ायदा होता है कि ये भी जल्दी जो है खुलता नहीं है। जैसे अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ तो इसको आप लोगों ने कहाँ देखा होगा? जो हमारी कार होती है, कार जो हमारी 4 व्हीलर मैक्सिमम प्राय होते हैं, उनके जो टायर कसे जाते हैं वो इसी नट की सहायता से कसे जाते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप देखिएगा, कार वार कहीं भी देखिएगा तो वहाँ पे आप देखिएगा कि उनके जो टायर लगे होते हैं, जब टायर में पंचर हो जाता है तो उसको खोलने के लिए इसी तरह का कोई नट होता है, उसको खोलना पड़ता है। तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। चौथा जो है थंब नट। ठीक है, चौथा जो है थंब नट। देख लीजिए सभी चीज़ों को, फिगर से भी प्रश्न अगर बन जाए, जैसे मान लीजिए अगर फिगर ऐसे आपको बना के दे दिया, पूछेगा कौन सा नट है, तो आप बता लेंगे। और देखिए ये है, ये हमारा जो है ये है थंब नट। थंब नट कुछ नहीं होता है, बस एक सिंपल नट की तरह होता है, लेकिन जो है इसके सिरे पर यानी कि इसके चारों तरफ सराउंडिंग में क्या होती है? नर्लिंग की हुई होती है। यानी कि इसको हम कैसे कसते हैं? थंब की सहायता से, यानी कि हाथों की सहायता से कसते हैं। और इसके सिरों पर चारों तरफ क्या की हुई होती है? नर्लिंग होती है। तो यहाँ से भी फिगर से प्रश्न बनने का जो है चांस रहता है। ठीक है, और यहाँ पे इसका एक और नाम है, इसे एक और नाम से जानते हैं तो उसको भी लिख लीजिए। इसे नर्लिंग नट भी कहते हैं। इसे नर्लिंग नट भी कहते हैं। ठीक है, अब जो है पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है, ये है, ये हमारा नट कौन सा है? ये वाला नट। इसे हम लोग कहते हैं विंग नट। सभी लोग जानते हैं विंग नट। ठीक है, इसका एक नाम और है जो ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता है। तो यहाँ पे आप लिखिए, नाम भी पूछा जा सकता है। इसे क्या कहते हैं? फ्लाई नट भी कहते हैं। इसे फ्लाई नट भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका उपयोग जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कहाँ उपयोग किया जाता है? हेक्सा फ्रेम में। कहाँ उपयोग किया जाता है? हेक्सा फ्रेम में। और कहाँ पे किया जाता है? हैंड वाइस में। हैंड वाइस में। ठीक है, दोनों प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। हैंड वाइस, जब मैं वाइस पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, बहुत ही छोटी चीज़ों को पकड़ने के लिए हाथ से ही जो वाइस उपयोग की जाती है उसको हैंड वाइस कहते हैं। तो दोनों प्रश्न जो है पूछे गए हैं कि कहाँ पे किया जाता है। तो एक जगह आपको हेक्सा फ्रेम ऑप्शन दिया रहेगा, वो सही होगा। और अगर हेक्सा फ्रेम नहीं दिया है तो वहाँ पे हैंड वाइस दिया रहेगा, तो हैंड वाइस सही होगा। हैंड वाइस में इसका उपयोग किया जाता है। अगले नट की तरफ बढ़ते हैं। अगला नट है हमारा कैस्टल नट। ठीक है, अगला नट है कैस्टल नट। देखिए ये जो फिगर बना हुआ है, छठवां या सातवां है, हमारे ख्याल से छठवां है। ये जो फिगर बना हुआ है ये वाला, ये किसका है? कैस्टल नट का। ठीक है, अब देखिए ये होता है सिंपल हेक्सागोनल नट की ही तरह ही, लेकिन जो इसका ऊपर वाला सिरा होता है, इसके सिरे पर क्या कटे होते हैं? कई स्लॉट्स कटे होते हैं, जिसके आर पार हम कोई चीज़ डाल सकते हैं। अब देखिए होगा क्या, कैस्टल नट यूज कैसे किया जाएगा? यहाँ पे जो बोल्ट यूज किया जाएगा, ठीक है, यानी कि ये नट है, इसके नीचे बोल्ट आएगा और बोल्ट के ऊपरी सिरे पर क्या रहेगा? एक होल रहेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है,
होल रहेगा। और जब ये होल हमको ऊपर दिख जाएगा, अगर देखिए यहाँ पे ये स्लॉट कटा नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे इसमें स्प्लिट पिन डालेंगे। लेकिन जब ये स्लॉट कटा रहेगा तो यहाँ पे जो बोल्ट में जब हम ऊपर आएगा तो यहाँ पे जो होल कटा रहेगा तो इसमें हम लोग स्प्लिट पिन डाल देंगे। स्प्लिट पिन आप लोगों ने देखा होगा, कुछ ऐसा होता है हमारा स्प्लिट पिन, ठीक है, इस तरीके से। और जब इसको लगाते हैं तो लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके दोनों सिरों को ऐसे मोड़ देते हैं, जिससे अगर नट ढीला भी हो जाए तो क्या होता है, बाहर नहीं निकलता है। तो ये होता है हमारा कैस्टल नट। इसमें आप लिख लीजिए, इसका उपयोग, यहाँ पे लिखिए, इसका उपयोग पूछा गया है ऑटोमोबाइल में फ्रंट और रियर एक्सेल में किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। ठीक है, इसमें देखिए अब आपसे पूछता है कि स्प्लिट पिन का उपयोग, आपसे क्या पूछेगा कि स्प्लिट पिन का उपयोग किस नट के साथ किया जाता है। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन देगा कैस्टल नट, स्वान नट, और ऐसे दो ऑप्शन देगा ग्रूव्ड नट। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि स्प्लिट पिन का उपयोग कैस्टल नट के साथ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए स्प्लिट पिन का उपयोग किस नट के साथ, कैस्टल नट के साथ किया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है, स्प्लिट पिन का उपयोग कैस्टल नट के साथ किया जाता है। तो ये दो प्रश्न आपको कैस्टल नट से याद रखने हैं। अगला जो नट है, सातवां जो नट है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ये वाला जो नट है इसे हम लोग बोलते हैं स्वान नट। ठीक है, स्वान नट। ठीक है, स्वान नट। अब देखिए ये नट में क्या होता है कि जैसे हेक्सागोनल नट है वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर एक स्लॉट ऐसे काट देंगे आधी दूरी तक, यानी कि इसके अच्छे तक क्या कर देंगे, एक स्लॉट काट देंगे, और उसमें जो है एक स्क्रू डालकर बाद में, ये जो स्क्रू है स्क्रू डालकर बाद में क्या कर देंगे, उसको टाइट कर देंगे। तो ये वाली जो इसकी सतह है, ठीक है, ये वाली जब स्क्रू डाल के हम लोग इसको टाइट कर देंगे तो ये सतह एकदम टेंशन में आ जाएगी। तो यहाँ पे जो थ्रेड रहेंगी वो एकदम कस जाएंगी और हमारा जो नट है वो कभी ढीला नहीं होगा। तो इससे प्रश्न क्या बनता है कि कौन सा नट है जिसके आधी लंबाई तक या आधी दूरी तक एक स्लॉट कटा रहता है, तो वो कौन सा नट रहता है, वो रहता है स्वान नट, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्वान नट, भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, प्रश्न की जो लैंग्वेज है वही मैं लिख दे रहा हूँ, किस नट में, ठीक है, किस नट में, देखिए प्रश्न जो एकदम पूछा गया है वही मैं लिख रहा हूँ, किस नट में आधे हिस्से तक खांचा कटा रहता है, आधे हिस्से तक खांचा कटा रहता है, तो कौन सा नट होता है, तो आपको बताना है स्वान नट होता है। और अगर आपको फिगर देके कुछ तरह से पूछे तो कौन सा इसमें स्वान नट है, तो ये वाला जो हमारा नट रहेगा ये हमारा स्वान नट रहेगा। ठीक है, अगले जो बात करें, अगला जो नट है, लास्ट नट है हमारा, वो है हमारा लॉक नट। 8वां लिख लीजिए, 8वां 9वां जो भी आपका नंबर हो, लॉक नट। लॉक नट कुछ नहीं होता है बेसिकली, जैसे हमारा एक सिंपल नट होता है, हमने यहाँ पे नट लगा दिया, उसके ऊपर एक और नट थोड़ा सा पतला मोटाई का लगा देते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, लॉक नट। ये हमारा जो नट है ये कौन सा नट है, लॉक नट। ये प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है कि कौन सा नट लॉक नट होता है, तो ये जो ऊपर वाला, यानी कि एक नट हमने लगा दिया, उसके ऊपर हमने एक नट या तो उसी साइज का लगा दें या तो उससे थोड़ा सा कम मोटाई का लगा दें, तो ये वाला जो नट है क्या कर लेता है, इसको लॉक कर देता है, तो इसको क्या बोलते हैं, लॉक नट। तो कहीं अगर ऐसा फिगर आपको दिखे तो ये वाला जो नट है उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा लॉक नट। आपको ये भी जो है याद रखना है। एक अब आप नोट लगा के पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है तो नोट लगा के इसको लिख लीजिए, और बाकी इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। नोट लगा के लिखिए, 25 mm के कैस्टल नट में, 25 mm के कैस्टल नट में कितने स्लॉट कटे होते हैं। 25 mm के कैस्टल नट में
कितने स्लॉट कटे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 6। देखिए कैस्टल नट है ना, तो मतलब आप समझ रहे हैं कैसे स्लॉट कटे होंगे। जैसे मान लीजिए फ्रंट वाला है, ये टॉप व्यू है इसका, तो देखिए स्लॉट कैसे कटे रहेंगे। एक स्लॉट ऐसे इधर से इधर कटा रहेगा ऐसे, दूसरा इधर से इधर ऐसे कटा रहेगा, तीसरा इधर से इधर ऐसे कटा रहेगा। तो इस तरीके से जो है स्लॉट कटे होते हैं। तो वही पूछ रहा है कि 25 mm के कैस्टल नट में कितने स्लॉट कटे होते हैं। तो 25 mm के कैस्टल नट में आपको याद रखना है कि 6 स्लॉट कटे होते हैं। तो ये था हमारा नट। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो अगला टॉपिक है वो हमारा क्या है, वो है वाशर। ठीक है, वाशर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बोल्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, नट पढ़ लिया। अब जो हमारा अगला इम्पोर्टेंट जो है फास्टनर है वो क्या है, वाशर। तो आइए वाशर देखते हैं। ठीक है, और जो पुरानी वीडियोस हैं उसको आप देख सकते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, देखिए UPRNL का एग्ज़ाम होने की संभावना है, तो उसके लिए आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसरो DRDO का आप लोगों ने फॉर्म भरा है तो उसका भी एग्ज़ाम होने की संभावना है, उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। CTI के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अगर इस बार फॉर्म भरा है तब तो टाइम नहीं है, लेकिन अगर आगे आप भविष्य में कभी CTI का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों के साथ वीडियोस को जो है ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। तो आइए लिखते हैं वाशर, देखते हैं सबसे पहले हम लोग। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए वाशर। ठीक है, वाशर से जो है सबसे पहला प्रश्न बनता है वो क्या बनता है कि ये कैसा फास्टनर है, यानी कि अस्थाई है या अस्थाई है। तो ये कैसा फास्टनर है, अस्थाई है। ठीक है, अस्थाई फास्टनर। ठीक है, यहाँ पे आप लिखिए टेम्परेरी फास्टनर है। ठीक है, अब देखिए वाशर का जो मटेरियल पूछता है आपसे कभी कभी, तो ये धातु शीट के मुख्यतः बनाए जाते हैं, चाहे वो स्टील की हो, धातु शीट के। ठीक है, स्टील की हो सकती है, ठीक है, किसी अन्य मटेरियल की हो सकती है, माइल्ड स्टील की हो सकती है, फेरस हो सकती है, नॉन फेरस मेटल हो सकता है, किसी भी मटेरियल का। मतलब कोई स्पेसिफाई नहीं है कि भैया इसी मटेरियल का वाशर बनेगा, हम लोग किसी भी मटेरियल का वाशर बना सकते हैं। नॉन फेरस हो सकता है, यानी कि कॉपर ब्रास का भी हम लोग वाशर बना सकते हैं। आप लोगों ने देखे भी होंगे इस तरह के वाशर। अब आइए देखते हैं इसके जो है लाभ क्या है। लाभ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न भी बनता है। लाभ या लिख लीजिए आप, या लिख लीजिए कारण कि वाशर जो है हम लोग क्यों उपयोग करते हैं। तो पहला इसका लिखिए, फ्रिक्शन ग्रिप बढ़ती है। फ्रिक्शन यानी कि घर्षण, फ्रिक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन को हिंदी में बोलते हैं घर्षण। घर्षण की जो ग्रिप है वो बढ़ती है, यानी कि जैसे कोई पार्ट हमने कसा है तो जो वाशर अगर हम उसके बीच में लगा देंगे तो वाशर लगाने के कारण तो घर्षण ग्रिप जो है बढ़ जाएगी। क्यों, अभी हम लोग अगला वाला जब कारण देखेंगे तो ये देखेंगे। ठीक है, फोर्स को अधिक क्षेत्रफल पर क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। फोर्स को अधिक क्षेत्रफल पर विभाजित कर देता है। तो उसका रीजन क्या होता है, ठीक है, यानी कि उससे फ़ायदा क्या मिलता है। देखिए मान लीजिए कोई मशीन की सतह है, ठीक है, हमने कोई यहाँ पे नट बोल्ट अरेंजमेंट लगाया, ऊपर से क्या कर दिया, डायरेक्ट अगर बोल्ट लगा दिया इस तरीके से, तो यहाँ पे देखिए जो ये नट है भाई, जाहिर सी बात है कसाव में रहेंगे, तो ये जो नट है ये दबाव डालेगा किस पे, मशीन के जो पार्ट पे, इतनी दूरी पर। तो अब देखिए जब हमारा एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, अधिक। ठीक है, देखिए प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया हमारा कम तो प्रेशर अधिक, यानी कि एरिया अगर हमारा कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, अधिक होता जाएगा। तो ये जो है ये मशीन पार्ट को क्या पहुंचाएगा, बोल्ट नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर मशीन पार्ट पर लगेगा जो कि हमको नहीं चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, बीच में एक वाशर लगा देंगे, इस तरीके का वाशर लगा दिया हमने, और इसके ऊपर क्या लगा दिया, इसके ऊपर लगा दिया बोल्ट। तो देखिए अब जो है ये बोल्ट जो है जब दबाव डालेगा तो यहाँ पे देखिए पहले वाशर पे जाएगा, और वाशर का एरिया देखिए है अधिक,
तो जब वाशर का एरिया अधिक होगा तो प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम। और मेन काम हमको वही करना है जिससे हमारी मशीन सतह को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो देखिए जब एरिया बढ़ जाएगा, मतलब अपेक्षाकृत एरिया जो है बोल्ट की अपेक्षा वाशर का एरिया क्या है, अधिक है। देखिए ये एरिया है ना, और इसका एरिया कितना है, इतना ही है। तो वाशर की अपेक्षा जो है बोल्ट की अपेक्षा नट की अपेक्षा जो है वाशर का जो एरिया है वो अधिक है। तो प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा मशीन पार्ट। तो मेन काम इसका होता है कि फोर्स को क्या करना, अधिक क्षेत्रफल पर विभाजित कर देना। तीसरा लिखिए, तीसरा जो इसका बहुत महत्वपूर्ण है, कंपन के कारण, यानी कि वाइब्रेशन, जैसे मशीनों में क्या होता है वाइब्रेशन होता है, तो उसके कारण कंपन के कारण नट को ढीला होने से रोकना। ठीक है, यानी कि नट हमारा ढीला ना हो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, बीच में वाशर का प्रयोग करते हैं। चौथा जो है लिखिए, ये सभी प्रश्न है कि वाशर का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं। तो कंपन के कारण हमारा जो नट है वो ढीला ना हो उसके लिए हम लोग वाशर का उपयोग करते हैं। वाशर का क्या काम होता है, ऐसे आपसे पूछेगा, तो फोर्स को अधिक क्षेत्रफल विभाजित कर देना। वाशर का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, तो आपको क्या बताना है, फ्रिक्शन ग्रिप को बढ़ाने के लिए। अगर ये इसमें से और कोई ऑप्शन नहीं दिया है तो समझ रहे हैं, ये सभी जो मैं लिखा रहा हूँ सभी प्रश्न है, तो किसी भी चीज़ को लाइटली मत लीजिएगा। ठीक है, चौथा क्या है, जॉब को खराब होने से बचाना। जॉब को खराब होने से बचाना। अगला जो है लिखिए, ये प्रश्न पूछा गया है, ये नट को स्लिप होने से रोकना। ये प्रश्न है कि वाशर का उपयोग क्यों करते हैं, तो यहाँ पे आपको आंसर में दिया रहेगा नट को स्लिप होने से रोकना। ठीक है, अगला लिख लीजिए, एक लिख लीजिए, समायोजन के लिए। समायोजन के लिए, समायोजन के लिए से क्या मतलब है कि जैसे अगर हमारा कोई बहुत बोल्ट बाहर निकला है तो हम क्या कर देते हैं, कभी 2-3 वाशर लगा देते हैं, समझ रहे हैं ना आप, कि समायोजन कर सकते हैं इसकी सहायता से हम लोग असेंबली का। तो ये हो गए क्या इसके लाभ। अब देखिए अगला जो है आपको जो पढ़ना है वो क्या है, इसका स्पेसिफिकेशन। ठीक है, यानी कि वाशर को जो है कैसे स्पेसिफाई करते हैं, तो ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए बस थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन। इसके बाद जो हम लोग सबसे महत्वपूर्ण देखेंगे वाशर में वो है इसका टाइप। ठीक है, वो क्या है, इसका जो है टाइप, अगला जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो स्पेसिफिकेशन में लिखिए, वाशर को उसके नाम टाइप, वाशर को उसके नाम, ठीक है, टाइप, इंडियन स्टैंडर्ड नंबर, इंडियन स्टैंडर्ड के नंबर तथा मटेरियल द्वारा व्यक्त करते हैं, मटेरियल द्वारा व्यक्त करते हैं। तो इतना आप स्पेसिफिकेशन में लिख लीजिए। और अगला जो हेडिंग डाल लीजिए वो आप डाल लीजिए टाइप्स ऑफ वाशर। ठीक है, यानी कि वाशर के प्रकार। अगला हेडिंग जो आपको डालना है वो क्या है, वाशर के प्रकार। तो वाशर के प्रकार में हर वाशर को हम लोग देखेंगे और वहाँ से जो प्रश्न पूछा गया है अभी तक एग्जाम में उन प्रश्नों को मैं आपको कराने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए वाशर के प्रकार। पहला में लिखिए प्लेन वाशर। पहला जो है आप लिखिए वो क्या है, प्लेन वाशर। ठीक है, अब देखिए जो प्लेन वाशर रहेगा कैसा रहेगा, सिंपल एकदम प्लेन रहेगा। जो हमारा सबसे सिंपलेस्ट वाशर होता है वही क्या होता है, प्लेन वाशर। कुछ इस तरीके से ऐसा कुछ रहेगा। ये जो डायामीटर है इसको हम मान लेते हैं क्या, d। और ये जो डायामीटर d रहेगा ये क्या रहेगा, ये रहेगा बोल्ट का व्यास। भैया जिस बोल्ट में हम वाशर डालेंगे
वाशर के बीच में कितना होल बना होगा, उसी बोल्ट के बराबर ही तो होल बना होगा, ठीक है, जिससे हमारा वाशर क्या हो जाए, उस बोल्ट में चला जाए। तो हमने क्या मान लिया, इसको डी मान लिया। अब देखिए इसका मटेरियल क्या हो सकता है, माइल्ड स्टील हो सकता है, माइल्ड स्टील। अब बात आती है बनाते कैसे हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारा प्लेन वाशर है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि इसको किस प्रक्रिया द्वारा या वाशर को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, ये प्रश्न है। तो वाशर को किस प्रक्रिया द्वारा, सबसे पहले हम लोग करते हैं पंचिंग भी कर सकते हैं, पंचिंग एंड मशीनिंग, ठीक है, यानी कि अगर हमको मोटा वाशर बनाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेथ पे भी बना सकते हैं, पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन करके, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन क्या होता है आपको पता है, ये कोई हमने सिलिंड्रिकल रॉड ले लिया और यहाँ से इसको अलग करते जाएंगे, तो यही क्या होता है, पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन होता है। तो अगर मोटे मोटे हमको वाशर बनाना है तो हम लेथ पर पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन द्वारा यानी कि मशीनिंग द्वारा भी बना सकते हैं, और पंचिंग द्वारा भी, अगर पतला वाशर है तो शीट की क्या करके पंचिंग करके भी इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। अब जो अगला प्रश्न प्लेन वाशर से बनता है वो क्या है, वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूज में अब कुछ नहीं है, यूज में आप लिख लीजिए नोट्स को सुंदर बनाने के लिए, साधारण कार्यों के लिए, ठीक है, इससे इसका यूज पूछेगा नहीं, लेकिन आप लिख लीजिए साधारण कार्यों के लिए। पहला जो है ये इंपॉर्टेंट है, बनाते कैसे हैं वाशर को, तो पंचिंग एंड मशीनिंग के द्वारा बनाते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए भैया बोल्ट का व्यास डी है, तो जो वाशर का बाहरी व्यास रहेगा भैया, बाहर का जो ये देखिए, ये जो वाशर का जो बाहरी व्यास है ये कितना रखा जाता है प्लेन वाशर का, ये आपसे पूछा जाता है कि अगर यदि बोल्ट का व्यास डी है या नट का व्यास डी है, यानी कि बोल्ट और नट का व्यास दोनों बराबर रहेगा, तो वाशर का जो बाहरी व्यास रहेगा वो कितना रहेगा। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो ये होता है 2D + 3mm, ठीक है, 2D + 3mm, यानी कि जो बोल्ट का व्यास रहेगा उसका दुगना प्लस उसमें 3mm ऐड और कर दें तो उतना इसका व्यास रखा जाता है। अगला जो प्रश्न आता है मोटाई, यानी कि एक लिमिट में हम मोटाई लेंगे ना, अगर बहुत कम मोटाई ले देते हैं तो वाशर हमारा खराब हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, और बहुत ज़्यादा अगर हम मोटाई ले लेते हैं तो हमारा जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आ जाएगी, लागत जो है ज़्यादा आ जाएगी, तब भी कंपनी को क्या होगा, नुकसान होगा। अगर कंपनी वही कोई सामान सस्ते में दे रहा है, उतना ही हमको ज़रूरत है, तो हम बहुत मोटा वाशर बना के क्या करेंगे। तो एक हमको वाशर की मोटाई पता होनी चाहिए, वो कितनी होती है, वो होती है D/8, ठीक है, वो कितनी होती है, वो होती है D/8, यानी कि जितना हमारा बोल्ट का व्यास है उसमें हम क्या कर दें, 8 से डिवाइड कर दें, तो उतनी हमको क्या रखनी है, प्लेन वाशर की मोटाई रखनी है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा जो है लिखिए, दूसरा जो वाशर है वो होता है टेपर्ड वाशर। दूसरा जो वाशर है वो है टेपर्ड वाशर, ठीक है, ये टेपर में बनाए जाते हैं, यानी कि ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो जहाँ पर जो हमारी टेपर सतहें होती हैं उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है, बस आपको इतना जान लेना है, इसका कुछ पूछा नहीं गया है। तीसरा जो वाशर है वो है चैम्फर्ड वाशर, चैम्फर्ड वाशर। अब देखिए चैम्फर्ड वाशर क्या होता है, जब हमने बहुत ज़्यादा मोटा वाशर बनाएंगे, अगर मान लीजिए हमको क्या करना है, कहीं मोटा वाशर उपयोग करना है इस तरीके से, ठीक है, बहुत मोटा वाशर है, हमको ज़रूरत है कुछ भी हो, तो यहाँ पे देखिए इसकी जो एजेस है उसको हमको ख़त्म करना ज़रूरी, चैम्फरिंग करना इसको ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी को जब हम चैम्फरिंग कर देते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, चैम्फर्ड वाशर, कुछ इस तरीके से, ठीक है, हमने दोनों तरफ क्या कर दी, चैम्फरिंग कर दी, तो ये जो वाशर होगा इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं चैम्फर्ड वाशर। और यहीं से आपका बन जाता है प्रश्न कि चैम्फर्ड वाशर की जो चैम्फरिंग होती है वो कितने डिग्री पर की जाती है। तो चैम्फर्ड वाशर की जो चैम्फरिंग है वो 30 डिग्री पर की जाती है। जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसको बहुत सीरियसली लीजिएगा, सभी एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसी आधार पर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो किसी भी चीज़ को जो मैं बता रहा हूँ आप उसको लाइटली मत लीजिएगा कि मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, जो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे टेपर्ड वाशर है, मैंने आपको बताया कि इससे कोई प्रश्न नहीं बना है, ठीक है, लेकिन जो चीज़ें जैसे चैम्फर्ड वाशर है तो यहाँ से जो भी मैं कहूँ कि प्रश्न बना है तो हाँ यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप उसको नोट्स में ज़रूर लिख लीजिएगा। चौथा देखिए क्या है, चौथा है स्प्रिंग वाशर। चौथा जो वाशर है स्प्रिंग वाशर है।
तो चौथा आप हेडिंग डाल दीजिए स्प्रिंग वाशर। ठीक है, इसका फिगर मैं आपको एक बना दे रहा हूं। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह का होता है स्प्रिंग वाशर, यानी कि बीच से क्या होता है, कटा होता है और इसका एक सिरा नीचे की ओर और एक सिरा ऊपर की ओर मतलब होता है। ठीक है, एक स्प्रिंग की तरह से एक्ट करने लगता है, ये जो है वाशर हमारा होता है स्प्रिंग वाशर। अब सबसे पहले पूछता है किसका, मटेरियल। स्प्रिंग जो वाशर है वो किस मटेरियल का बना होता है, तो ये कार्बन स्टील या स्प्रिंग स्टील का बना होता है, कार्बन स्टील या स्प्रिंग स्टील का बना होता है। तो पहला पॉइंट आपको सबसे जो ज़्यादा याद रखना है वो स्प्रिंग वाशर से ये याद रखना है। ठीक है, अब अगला जो है, अगला जो लिखिए, अगला जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, पॉइंट लगा के लिखिए स्प्रिंग वाशर का बाहरी व्यास। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था ये ना, यानी कि यहाँ पे तो कुछ बना होगा जो होल जैसे होल टाइप का बना होगा, तो यहाँ पे ये बोल्ट का व्यास होगा। ये जो बाहरी व्यास है ये आपसे पूछता है कितना होता है, तो ये होता है 1.8 D, यानी कि D ये बोल्ट का व्यास रहेगा। तो जो ये स्प्रिंग वाशर का बाहरी व्यास रहेगा वो कितना रहेगा, वो रहेगा 1.8 D। अब देखिए अगला जो यूज है इसका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, यूज भी आपका जो है प्रश्न पूछा गया है कि इसका जो उपयोग है वो कहाँ पे किया जाता है। तो जहाँ पे हमारा वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, कंपन बहुत ज़्यादा होता है, झटके बहुत ज़्यादा किसी मशीन पार्ट पे अगर लगते हैं, तो वहाँ पे नट के जो है ढीला होने की संभावना बहुत रहती है, तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट लगा के लिखिएगा, इसका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ कंपन यानी कि वाइब्रेशन या झटके लगने के कारण नट के ढीला होने की संभावना रहती है, नट के ढीला होने की संभावना रहती है, वहाँ पे इसका उपयोग जो है किया जाता है। तो देखिए ऐसी बात ऐसा इसलिए किया जाता है कि मान लीजिए इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, इसके ऊपर कोई हम बोल्ट लगाएंगे, ठीक है, तो ये क्योंकि स्प्रिंग वाशर है, स्प्रिंग की तरह से एक्ट करेगा, तो ये इस नट को हमेशा टेंशन में रखेगा। यानी कि अगर नट थोड़ा सा ढीला भी हो जाता है तो ये क्या कर देगा, इसको टेंशन दे देगा, तनाव दे देगा, तो फिर हमारा नट जो है कस जाएगा। और जब नट हमेशा कसा रहेगा तो उसके खुलने की जो संभावना है वो खत्म हो जाएगी। नट जैसे एक बार ढीला हो गया तो खुलने लगता है अपने आप वाइब्रेशन के कारण, लेकिन जब यहाँ पर अगर मान लीजिए नट थोड़ा सा ढीला भी होता है तो ये उसको क्या करेगा, टेंशन में रखेगा हमेशा, यानी कि तनन में हमेशा रखेगा, तो जिसके कारण जो हमारा नट है वो क्या होगा, वो जल्दी से ढीला नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका प्रयोग किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसरो 2016 में। ठीक है, इसरो का 2016 का जो टेक्नीशियन का पेपर है उसमें ये क्वेश्चन जो है पूछा भी गया था। ठीक है, अगला जो लिखिए वो है टैब वाशर। अगला जो है वाशर लिखिए वो क्या है, टैब वाशर। ठीक है, पांचवा जो वाशर लिखिए वो क्या है, टैब वाशर। तो सभी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टैब वाशर से भी एक प्रश्न बना है, इसीलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। पांचवा है टैब वाशर। देखिए इसका फिगर मैं आपको बना दे रहा हूँ। ये जो वाशर होता है कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे। ठीक है, और बीच में क्या है, बोल्ट का जो डायमीटर है उसके साइज का होल बना रहता है। तो देखिए इसका उपयोग करते कैसे हैं, एक फिगर और मैं बना रहा हूं। मान लीजिए हमारी कोई सतह है, यहाँ पे हमने क्या लगाया,
यहाँ पे हमने लगाया बोल्ट। ठीक है, इस तरीके से कुछ यहाँ पे बोल्ट लगा हुआ है। 3D में मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वाशर लगा होगा ऐसे, इसके नीचे क्या लगा होगा, इसके नीचे वाशर लगा होगा और इसकी एक सतह कुछ रहेगी ऐसे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यानी कि यहाँ पे जो देखिए ऐसे वाशर रहेगा और इसकी एक सतह कुछ रहेगी ऐसे। ठीक है, यानी कि देखिए आप समझिए, जब यहाँ पे यानी कि कॉर्नर पे इसका उपयोग करेंगे, पहली बात तो ये हो गई। जब करेंगे तो बाहर जो ये पत्ती इसकी निकली रहेगी, इस पत्ती को उस कॉर्नर के साथ एकदम से मोड़ देंगे। समझ रहे हैं आप बात को? यानी कि ये गोला पार्ट तो रहेगा ही, एक ऐसे पत्ती बाहर निकली रहेगी। यानी कि जब हम इसका उपयोग कॉर्नर पे करेंगे तो हमारी कोई सतह है तो उसके बाहर ये जो है निकली रहेगी, तो हम क्या कर देंगे, हैमर से पीट करके इसको ऐसे जो है मोड़ देंगे कॉर्नर की तरफ। अब इसका जो है उपयोग करते क्यों हैं, तो वाशर को घूमने से बचाने के लिए। ठीक है, ठीक है, नट को घूमने से बचाने के लिए। तो आप यहाँ पे लिखिए, इसका उपयोग करके नट को घूमने से रोका जाता है। नट को घूमने से रोका जाता है। अब आप समझ गए कैसे रोका जाता है, कि मान लीजिए हमारा नट ढीला हो गया और वाशर भी ढीला हो गया। बस जाहिर सी बात है, अगर नट ढीला होगा तो वाशर तो ढीला रहेगा, तो नट भी घूमेगा और साथ साथ हमारा वाशर भी घूमेगा, तो वाशर का जो उपयोगिता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसकी पत्ती को इधर करके यानी कि कॉर्नर पे करके मोड़ देंगे, तो हमारा अगर नट घूमने का भी प्रयास करेगा तो यहाँ पे ये क्या करेगा, एक ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट करेगा, क्योंकि वाशर तो हमारा घूमेगा नहीं, क्योंकि हमने वहाँ यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे उसको लॉक कर दिया। तो नट हमारा घूमने का भी अगर प्रयास करेगा, खुलने का भी प्रयास करेगा, तो ये खुल नहीं पाएगा। तो इसका जो ये उपयोग है, ये एग्जाम में पूछा गया कि टैब वाशर का उपयोग या किस वाशर का उपयोग करके नट को घूमने से रोका जाता है। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, टेपर्ड वाशर, प्लेन वाशर, चैम्फर्ड वाशर, टूथेड यानी कि दांतेदार वाशर। ठीक है, और यार टैब वाशर। तो आपको क्या बताना है, किसका उपयोग करके नट को घूमने से रोका जाता है, तो टैब वाशर का उपयोग करके नट को घूमने से रोका जाता है। तो आप यहाँ पे इसको ध्यान रख लीजिएगा। अगला जो है 6वां लिखिए, टूथेड वाशर। ठीक है, यहाँ पे कैसा बना होता है, इस तरीके का। ये हमारा जैसे प्लेन वाशर होता है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, इस पे स्लॉट काट देते हैं ऐसे। ठीक है, यानी कि टूथ टाइप का बना देते हैं, दांते बना देते हैं, ऐसे वाशर बना देते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टूथ वाशर। और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए। फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए, बस आप इतना जानिए, फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, यानी कि जब घर्षण बढ़ जाएगा नट और वाशर के बीच में, तो हमारा नट जो है ऑलरेडी घूमेगा नहीं। ठीक है, तो ये थे हमारे वाशर के प्रकार। अगला जो लिखिए वो है हमारा स्टड। अगला जो हमारा फास्टनर आता है वो क्या आता है, वो आता है स्टड। ठीक है, तो स्टड हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग डाल लीजिए आप स्टड। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, स्टड हमारा कैसा फास्टनर है, अस्थाई है, अस्थाई है या अर्धस्थाई है। तो आपको क्या बताना है, स्टड हमारा कैसा फास्टनर है, तो स्टड एक अस्थाई फास्टनर है। यहाँ पे डाल लीजिए हेडिंग स्टड, और यहाँ पे क्या बताएंगे, अस्थाई। अब देखिए स्टड होता क्या है, स्टड एक सिलेंड्रिकल रॉड ही होता है, लेकिन इसके जो है सिरे पर एक तरह से कोई हेड नहीं बना होता है। और दूसरी बात, बीच में जो इसका सिरा है ये प्लेन होता है। बाकी दोनों सिरे पर या एक सिरे पर हम क्या काट सकते हैं, थ्रेड काट सकते हैं। तो अब देखिए, जहाँ बहुत ज़्यादा लंबे रॉड वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा लंबा हमको जॉइंट बनाना है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सिलेंड्रिकल रॉड ले लेते हैं और उसके दोनों सिरे पर हम लोग थ्रेड काट देते हैं। बीच में अगर हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है तो हम थ्रेड काट के करेंगे क्या, हमारा जो है ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगा फालतू का, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो स्टड से आपको क्या बात रखनी है, ये गोल आकार की धातु के पीस के बनाए जाते हैं। ये गोल आकार की
धातु पीस के बनाए जाते हैं, धातु पीस के बनाए जाते हैं, ठीक है। तथा इनका जो बीच वाला सिरा है वो प्लेन होता है, तथा इनका, यही प्रश्न की लैंग्वेज होती है, इनका बीच का भाग प्लेन होता है तथा दोनों सिरों पर चूड़ियाँ कटी होती हैं। दोनों सिरों पर क्या कटी होती हैं? चूड़ियाँ कटी होती हैं, यानी कि थ्रेड्स कटी होती हैं। तो यही प्रश्न पूछा गया कि बीच का भाग प्लेन है, दोनों सिरे पर चूड़ियाँ कटी हुई हैं, दोनों सिरे पर थ्रेड्स कटी हुई हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं स्टड। अब देखिए दो प्रकार का होता है इसका जो बीच का भाग होता है, यानी कि सेक्शन इसका कैसा हो सकता है? सेक्शन इसका हो सकता है गोलाकार और वर्गाकार भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि किनारे तो थ्रेड कटी रहेंगे सिलेंड्रिकल पार्ट में, लेकिन बीच का जो प्लेन भाग है वो गोलाकार और वर्गाकार भी हो सकता है। दो तरह का होता है, पहला क्या होता है? प्लेन स्टड, और दूसरा क्या होता है? शोल्डर्ड स्टड, ठीक है। प्लेन स्टड तो हमारा ये हो गया। शोल्डर स्टड में क्या होता है? एक शोल्डर बना होता है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो जहां भी अगर किसी पार्ट पर इसको बैठना है स्टड को, तो शोल्डर बना देते तो जाके उस पार्ट पर बैठ जाता है। तो बस आपको शोल्डर से इतनी बात ही याद रखनी है। अब जो है अगला जो है लिखिए, अगला जो हमारा फास्टनर है वो क्या है? स्क्रू, ठीक है। अब देखिए स्क्रू में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जो स्क्रू से आपका प्रश्न बनता है वो बनता है अंतर से, कि आपसे पूछता है कि स्क्रू और बोल्ट में अंतर क्या है, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा छात्र जो है कंफ्यूज होता है। स्क्रू क्या होता है आपको पता है? फास्टनिंग के लिए उपयोग किया जाएगा, और कैसी फास्टनिंग के लिए? अस्थायी यानी कि टेम्परेरी फास्टनिंग के लिए। ये दो चीज़ जो नॉर्मल कॉमन ही है। जो प्रश्न बनता है आपसे एग्जाम में स्क्रू से, वो बनता है कि बोल्ट और स्क्रू में अंतर क्या होता है मुख्यतः, ठीक है। तो आइए मैं आपको अंतर ही लिखाऊंगा, ठीक है, कि बोल्ट और स्क्रू में अंतर क्या होता है। 2-3 जो है मुख्य अंतर होते हैं, वही आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे हेडिंग डालिए स्क्रू, यहाँ पे लिख लीजिए अस्थाई, ठीक है। अब यहाँ पे हेडिंग डालिए डिफरेंस बिटवीन बोल्ट एंड स्क्रू। बिटवीन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है, बोल्ट एंड स्क्रू, ठीक है। आप लिख सकते हैं बोल्ट और स्क्रू के बीच अंतर, हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे 2 कॉलम बना लीजिए। यहाँ पे एक तरफ क्या लिख लेंगे? एक तरफ लिख लेंगे बोल्ट, और यहाँ पे लिख लेंगे स्क्रू, ठीक है। तो पहला लिखिए बोल्ट में क्या लिखिए? बोल्ट में आप लिखिए इसकी शाफ्ट टेपर नहीं होती है। अब देखिए अगर आपने बोल्ट देखा होगा कहीं भी लेके देखिए, एक बोल्ट जो है मेरे पास है यहाँ पे, एक बोल्ट जो है यहाँ पे मिल नहीं रहा है, ठीक है। एक बोल्ट था, अगर आप कोई भी बोल्ट लेके देखेंगे तो उसकी जो शाफ्ट रहेगी वो हमेशा कैसी रहेगी? सीधी रहेगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी शाफ्ट टेपर में नहीं होती है, या इसकी बॉडी आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसकी शाफ्ट टेपर में नहीं होती है। यानी कि ऐसा जो रहेगा बोल्ट कैसा रहेगा? एकदम ऐसे सीधा रहेगा, ठीक है। और इस पर क्या कटी रहेंगी? इस पर थ्रेड कटी रहेंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करें स्क्रू की, स्क्रू आप लोगों ने देखा होगा, तो यहाँ पे इसकी जो शाफ्ट होती है या इसकी जो बॉडी होती है कैसी होती है? टेपर में होती है, ठीक है। इसकी बॉडी या शाफ्ट टेपर में होती है, ठीक है। नहीं देखा होगा देखिएगा आज लेके एग्जाम्पल में, टेपर में होती है, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे होती है, ठीक है, स्क्रू की, ठीक है। इस तरीके का यहाँ पे हेड बना रहेगा, तो स्क्रू की इस पे रहेगी, और फिर इस पर क्या कटी होंगी? थ्रेड्स कटी होंगी, ठीक है। ये अंतर हो गया पहला। दूसरा क्या है?
अगर बोल्ट हम लोग उपयोग कर रहे हैं तो इसको हम लोग को क्या करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, यानी कि ज्वाइंट बनाने के लिए क्या आवश्यकता होगी, नट की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसको सिक्योर करने के लिए नट की आवश्यकता होती है। सिक्योर करने के लिए क्या होती है, नट की आवश्यकता होती है। जबकि स्क्रू के साथ किसी नट की आवश्यकता होती है, तो स्क्रू के साथ किसी नट की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, इसमें नट की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि सिंपल स्क्रू है तो हम लोग ऐसे कसते जाएंगे तो कस जाएगा, दूसरी तरफ हमको उसको नट की आवश्यकता नहीं होगी, तो इसमें नट की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें नट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिए कि इसको अगर कसना है, बोल्ट को हमको कसना है, तुमको किसका उपयोग करना पड़ेगा, स्पैनर का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, स्पैनर का उपयोग किसके लिए, कसने के लिए। जबकि अगर हम लोग बात करें स्क्रू की, तो इसके हेड पर क्या कटा होता है, स्लॉट कटा होता है, जिसमें हम लोग कसने के लिए क्या करते हैं, पेचकस का उपयोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, पेचकस का उपयोग होता है। ठीक है, छोटे छोटे अंतर हैं, लेकिन आप सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, लेकिन आप ध्यान देंगे तभी आपको चीज़ें पता चलेंगी। तो इसमें पेचकस का उपयोग किया जाता है, किसके लिए, कसने के लिए। तो ये ही मुख्यतः जो है 3 अंतर होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे इसमें चौथा लिख भी सकते हैं कि इसके हेड में जो है स्लॉट नहीं कटा होता है बोल्ट वाले में, और स्क्रू वाले में क्या होता है, इसके हेड में स्लॉट कटा होता है, हेड में स्लॉट कटा होता है। चौथा अंतर ये जो है आप लिख सकते हैं। तो ये था हमारा स्क्रू। अब आइए जो हमारा अगला टॉपिक है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं, वो हमारा क्या है, स्प्रिंग। ठीक है, तो पांचवा जो है आज का जो पांचवा है, और वैसे तो 8वां 9वां जो है हमारा डिवाइस हो गया ये फास्टनिंग जो है डिवाइस। तो इसमें जो है आप हेडिंग डाल लीजिए अगला स्प्रिंग। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न थोड़े बहुत बनते हैं, फिगर से भी प्रश्न बनते हैं, तो सभी चीज़ें जो है आपको देखनी है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं फिगर बना लेता हूँ इसका। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने स्प्रिंग का अभी बताया कि स्प्रिंग हम लोग को पढ़ना है, तो स्प्रिंग का सभी फिगर जो है मैंने बना लिया है। अभी 1-2 स्प्रिंग और है जिसका फिगर मैं आपको आगे बना दूंगा। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है, या ठीक है यार स्प्रिंग जो है किस फॉर्म में ऊर्जा को संचित करता है, ये तो नॉर्मल जनरल नॉलेज का प्रश्न है। तो वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, यानी कि स्थितिज ऊर्जा के रूप में जो है ऊर्जा को संचित करता है। तो पहला प्रश्न यहाँ से बन जाता है, जनरल किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे स्प्रिंग में, किसको पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो आप हेडिंग क्या डाल लेंगे, आप हेडिंग डाल लेंगे टाइप्स ऑफ स्प्रिंग। तो पहले नंबर पे जो हमारा मैंने यहाँ पे ये फिगर जो बनाया हुआ है कौन सा है, ये है वायर स्प्रिंग। ठीक है, ये कौन सा स्प्रिंग है, ये है वायर स्प्रिंग। इसका उपयोग आपसे पूछा जाता है, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो इसका उपयोग पार्ट्स के कवर को पोजीशन में रखने के लिए, पार्ट्स के कवर को पोजीशन में रखने के लिए। नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए। अगर स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई डिब्बा है, सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई डिब्बा है। ठीक है, इस पे ये ढक्कन लगा हुआ है, और इस ढक्कन को हमको क्या रखना है, इस पर दबा के रखना है कि ढक्कन हमेशा लगा रहे। तो देखिए यहाँ पे जो वायर स्प्रिंग होता है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर पतले पतले स्लॉट कटे रहेंगे, ऐसे कुछ स्लॉट अंदर की तरफ कटे रहेंगे। ठीक है, यानी कि जो डिब्बा है, जो कवर है, इसके ऊपर जो है ऐसे अंदर की तरफ स्लॉट कटे रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वायर स्प्रिंग रहेगा इसको ऐसे तानेंगे और ऐसे लाके इस स्लॉट में रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे कवर को क्या कर लेगा, मतलब ऐसे हम लोग ऐसे, जैसे ये बना हुआ है तो हमने क्या किया, इसको ऐसे फैलाया, जैसे भी टाइट मटेरियल का ऐसे फैलाया और लाके ऐसे रख दिया स्लॉट में, तो हमारा ये स्लॉट में बैठ जाएगा। तो जो हमारा ये कवर है जिस पोजीशन पर, उसी पोजीशन पर हमारा ये रहेगा। अगला जो है वो है कॉइल स्प्रिंग। ठीक है, तो ये हो गया वायर स्प्रिंग। अगला जो स्प्रिंग है वो कौन सा स्प्रिंग है, वो है कॉइल स्प्रिंग। ये वाला जो फिगर है किसका है, कॉइल स्प्रिंग का।
ठीक है, ये वाला जो फिगर है ये बना हुआ है कॉइल स्प्रिंग का। ठीक है, अब देखिए इसका आप लोगों ने यूज देखा होगा जब आप छोटे रहे होंगे। जो चाबी वाला खिलौना होता है वहाँ पे जिसमें हम लोग चाबी भर देते हैं तो गाड़ी को दूर चलती है, वहाँ पे इस स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है। तो चाबी की सहायता से हम लोग क्या कर देते हैं, इस स्प्रिंग को सिकोड़ के जो है एकदम छोटा कर देते हैं। ठीक है, यानी कि इसको एकदम जो है ऐसे करके घुमाएंगे तो एकदम कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, एकदम पास पास हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे जब ये खुलेगा तो उस जो खिलौने वाली गाड़ी रहती है उसको मोशन प्रदान करेगा, और जब ये पूरा खुल जाएगा तो गाड़ी हमारी रुक जाएगी। तो जो चाबी वाली गाड़ी होती है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपसे ये नहीं पूछेगा कि जो खिलौने वाली गाड़ी में किसका उपयोग किया जाता है। इसका जो उपयोग है वो आपको इंडस्ट्रियल रूप में देखेगा, तो आप इसका उपयोग लिख लीजिए। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा था कि आप लोग जब छोटे रहे होंगे तो खिलौने वाली गाड़ी में आप लोगों ने देखा होगा। तो इसका यूज लिखिए, स्टील के टेपों में, ठीक है, स्टील के टेपों में, ठीक है, स्टील वाला टेप आप लोगों ने देखा होगा ना, उसको ऐसे खींचते हैं, मेजरमेंट करने के बाद छोड़ते हैं तो फिर वो अंदर चला जाता है। तो उसमें कौन सा स्प्रिंग होता है, उसमें कॉइल स्प्रिंग होता है। तथा घड़ियों में जो पहले चाबी वाली घड़ी आती थी जिसमें भर देते थे एक बार चाबी तो चलती थी, तो उसमें वही कर देते थे। जब चाबी भर देते थे तो क्या करते थे, इसको सिकोड़ देते थे, फिर ये धीरे धीरे खुलता रहता था और हमारा घड़ी जो है चलती रहती थी, समय बताती रहती थी। तो इसका उपयोग जो है आप ये उपयोग लिख लीजिए, मटेरियल इसका लिख लीजिए स्प्रिंग स्टील। स्प्रिंग स्टील किसकी बनी होती है, स्प्रिंग स्टील की बनी होती है, और स्प्रिंग स्टील का कंपोजिशन आप देख सकते हैं। अगला जो है वो लिखिए कोनिकल डिस्क स्प्रिंग। ठीक है, तीसरा जो हमारा स्प्रिंग है, तीसरा जो टाइप है वो क्या है, कोनिकल डिस्क स्प्रिंग। कोनिकल डिस्क स्प्रिंग, ये वाला जो स्प्रिंग है ये हमारा कौन सा स्प्रिंग है, ये है कोनिकल डिस्क स्प्रिंग। इसका उपयोग लिख लीजिए आप यहाँ पर, पहले इसे लिख लीजिए, यह यूनिफॉर्म थिकनेस का एनुलर कोन्ड डिस्क स्प्रिंग होता है। ठीक है, इसका उपयोग वहां पे किया जाता है जहां पे क्या हो, स्पेस हमारे पास कम हो, यानी कि हमारे पास क्या हो, जगह कम हो और हमको जो है बहुत ही ज़्यादा लोड वहन करना हो, वहां पे इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप इसमें लिख लीजिए, यह उस स्थान के लिए उपयुक्त है जहां पर स्थान सीमित हो और उच्च लोड वहन करना हो। तो इसका उपयोग वहां लिख लीजिए जहां स्थान हमारे पास क्या हो, स्प्रिंग लगाने के लिए कम हो और उच्च लोड वहन करना हो, सीमित हो और उच्च लोड वहन करना हो, तो वहां पे इसका उपयोग जो है किया जाता है। तो इसको लिख लीजिए आप। अब आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप वाला स्प्रिंग की तरफ। नेक्स्ट है हमारा हेलिकल टेंशन स्प्रिंग। ठीक है, इसका जो है आप लोगों ने देखा होगा, हेलिकल टेंशन स्प्रिंग हर जगह मैक्सिमम जो है यही उपयोग होता है, हेलिकल टेंशन स्प्रिंग। ठीक है, ये वाला जो स्प्रिंग है, यानी कि ये वाला स्प्रिंग, ये दोनों जो स्प्रिंग है कौन से हैं, हेलिकल टेंशन स्प्रिंग है। और इनका जो लोड है, इनको किस लिए उपयोग किया जाता है, तो जो अगर कोई तनन बल लग रहा है तो उसको जो है पारित कराने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, यह हुक या लूप द्वारा लगाए गए टेंशन लोड, यानी कि तनन बल का सामना करते हैं, तनन बल का सामना करते
है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो मैक्सिमम प्रश्न बनते हैं इसमें से फिगर से भी प्रश्न बनते हैं। तो आपको ऐसे एक ये वाला फिगर दे देगा, ये दे देगा, तीसरा दे देगा, एक और दे देगा, जैसे जो अभी मैंने बनाए थे। तो आपसे पूछेगा निम्न में से कौन हेलिकल टेंशन स्प्रिंग है, तो आपको फिगर देख के भी पहचानना रहेगा। तो इस तरीके से आप फिगर अपने नोट्स में ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लीजिए, ये स्प्रिंग क्लोज्ड कॉइल स्प्रिंग होते हैं। ये स्प्रिंग कैसे कोई स्प्रिंग होते हैं? क्लोज्ड कॉइल स्प्रिंग होते हैं। कहीं भी तनन बल का सामना करना रहेगा। इसका जो है ऐसे स्प्रिंग आप लोगों ने कहाँ देखा होगा, जो बाइक होती है, बाइक का जो साइड वाला जो स्टैंड होता है उसमें कौन सा स्प्रिंग लगा होता है? उसमें यही वाला स्प्रिंग लगा होता है। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए अगले स्प्रिंग की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग। ठीक है, पांचवा जो स्प्रिंग है, ये जो फिगर बना हुआ है जो आपको दिख रहा है, ये कौन सा है? यह है हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग। तो बस जैसे अभी हमारा हेलिकल टेंशन स्प्रिंग था, टेंसाइल लोड को वहन करने के लिए प्रयोग किया जा रहा था, तो यहाँ पे जो ये हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग होगा, हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाएगा? संपीड़न बल को वहन करने के लिए। यानी कि कहीं अगर कंप्रेसिव लोड लग रहा है, देखिए टेंसाइल लोड कैसे लगता है? ऐसे लगता है जब चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, बाहर खींचते हैं। कंप्रेसिव लोड कैसे लगता है? अंदर की तरफ ऐसे लगता है। तो जैसे मान लीजिए अगर रेलवे कैरिज वगैरह की बात करें तो वहाँ पे क्या लगता है? डिब्बे पे कंप्रेसिव फोर्स लगता है, तो वहाँ पे हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा है? ये वाला फिगर बना लीजिए, हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग जो कंप्रेसिव लोड का सामना करते हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये कंप्रेसिव लोड का सामना करते हैं। तो फिगर भी जो है आप इसको ध्यान से देख लीजिए, फिगर भी बना लीजिए। अगला जो स्प्रिंग है छठवां लिखिए टार्सन स्प्रिंग। ठीक है, छठवां लिखिए हेलिकल टॉर्सन स्प्रिंग। टार्सन का मतलब होता है मरोड़। ठीक है, टार्सन का मतलब होता है मरोड़। ठीक है, तो इसका फिगर देखिए कैसा होता है कुछ। ठीक है, देखिए इधर तो फिगर जो है ऐसे ही रहेगा जैसे हमारा कैसा था, नॉर्मली हेलिकल स्प्रिंग था। लेकिन अगर आप इसका दूसरा व्यू देखें, ठीक है, दूसरा व्यू मैं बना रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए टार्सन मतलब होता है मरोड़, यानी कि घूर्ण। तो जैसे ये जो हेलिकल टार्सन स्प्रिंग है, ये कैसे बल को वहन करते हैं? ये घूर्ण यानी कि मरोड़ बल को जो है क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। और इसका जो उपयोग है वो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसका जो है उपयोग है वो पूछा गया है। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो जो साइकिल का कैरियर है, ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखिए, साइकिल कैरियर तथा पैड के क्लिपों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, साइकिल कैरियर मतलब जिसे हम लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कैरियल बोलते हैं ना। जैसे अगर नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोलते हैं साइकिल का कैरियल, ठीक है, लेकिन उसे जो वैसे इंजीनियरिंग की भाषा है कैरियर उसे बोलते हैं। तो जब हम लोग क्या करते थे, गेहूँ पिसवाने जाते थे साइकिल के कैरियर पर रख के, तो वहाँ पे उसको
यानी कि कैरियर पीछे जो लगा था उसको ऐसे खोलते थे। तो देखिए वहाँ पे किस बल का ट्रांसमिशन हो रहा है, वहाँ पे मरोड़ बल, यानी कि मरोड़ बल का ट्रांसमिशन हो रहा है। उसके बाद करके फिर वहाँ पे बोरी रख देते थे, फिर जब उसको छोड़ देते थे तो बोरी हमारी उसमें कस जाती थी। तो वहाँ पे कौन सा स्प्रिंग लगा होता है, पूछा गया है प्रश्न, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न कि साइकिल कैरियर में किस स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है। तो साइकिल कैरियर में हेलिकल टार्सन स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है। अब आइए बढ़ते हैं हम लोग लास्ट जो है स्प्रिंग की तरफ, जो कि हमारा क्या है, लीफ स्प्रिंग। और लीफ स्प्रिंग से आप सभी लोग परिचित हैं। इसका आप लोगों ने जब बाइक से जाते हैं तो आगे से ट्रक जाती रहती है, तो उसके नीचे क्या लगा होता है, उसके नीचे लीफ स्प्रिंग लगा होता है लोड को वहन करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, ट्रैक्टर में देखा होगा, ठीक है, बस में देखा होगा, ट्रक में देखा होगा, कुछ ऐसा जो है स्प्रिंग लगा होता है, यहाँ पे क्लैंप एक लगा देते हैं इन सभी को आपस में वहन करने के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा मैंने सीधा बना दिया, लेकिन ये ऐसे रहते हैं। ठीक है, और जब इस पर लोड पड़ता है तो ये सीधे हो जाते हैं। तो इनका जो है यूज आप लिख लीजिए, बस, ट्रक, ट्रैक्टर या लोड वहन करने वाले वाहनों में। ठीक है, ये आप इसमें लिख लीजिए। तो ये हमारा कौन सा स्प्रिंग है, ये हमारा है लीफ स्प्रिंग। ठीक है, मटेरियल भी आप लिख सकते हैं, स्प्रिंग स्टील सभी का मटेरियल है, स्प्रिंग स्टील। ठीक है, और स्प्रिंग स्टील का कंपोजिशन आपको देखना है, जाके बुक में ढूंढना है और कमेंट करना है कि स्प्रिंग स्टील का जो कंपोजिशन है, यानी कि स्प्रिंग स्टील में कौन कौन से तत्वों को मिला के स्प्रिंग स्टील को बनाया जाता है। तो आपको ये चीज़ सर्च करनी है खुद से, और अगर नहीं आती है तो नेक्स्ट लेक्चर में तो मैं बताऊंगा ही। ठीक है, बुक से देखिए, कहीं से भी सर्च करके आप मुझे बताइए कि स्प्रिंग स्टील का कंपोजिशन बताइए, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो। और पहले ही अगर वीडियो छोड़ के चले गए हैं तो कोई बात ही नहीं। तो स्प्रिंग स्टील आप जो है देख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ही।